मेरा नाम विक्रम है। मैं अपने माता पिता के साथ लुधियाना में रहता हूँ। 2 सप्ताह पहले ही मेरा विवाह हर्षिता से हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बीच संबंध कुछ ठीक नहीं है। मेरी माँ हर समय कहती रहती हैं कि विक्रम, तेरी पत्नी तो दहेज ही नहीं लाई। अब तो मुझे भी यह बात बहुत ज्यादा चुभने लगी है। मेरा भी मन चाहता है कि मेरी पत्नी इतना दहेज लाती कि मेरा घर भर जाता, मगर ऐसा कुछ न हुआ। इस कारण हमारे बीच पहले दिन से ही झगड़े होने लगे। मेरी पत्नी गरीब परिवार से संबंध रखती है। उसके माता पिता ने उसे कोई दान दहेज नहीं दिया, बस 2 जोड़े कपड़ों में ही विदा कर दिया। मेरी माँ तो मुझे पहले बहुत कहती थी कि विक्रम, शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, मगर अब तो ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि मेरी पत्नी का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता है। मैं तो समझता था कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं उसके पैसों पर ऐश करूंगा, मगर हर्षिता तो खाली हाथ ही आ गई। मेरा मन करता है कि मैं हर्षिता को घर से निकाल दूं और दूसरी शादी कर लूं, मगर मेरे पिता मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। उनकी सोच मेरी माँ और मुझसे कुछ अलग है। वे हर समय ही कहते रहते हैं कि इंसान को पैसों में नहीं तौलते, मगर मुझे उनकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आजकल के समय में तो सब कुछ पैसा ही है। आज जब मैं काम से वापस घर आया तो फिर से मेरी माँ और पत्नी का झगड़ा चल रहा था, और यह भी दहेज न लाने की वजह से ही था। मेरी माँ कह रही थी कि कल मुही, तू तो खाली हाथ ही आ गई। वर्मा जी की बहू 10 तोले सोने लाई है और दहेज में अपने साथ एक गाड़ी और घर भी लाई है, मगर तेरे गरीब पिता ने तो सोने की एक चैन भी मेरे बेटे को ना दी और ना ही तुझे कुछ दहेज दिया है। हर्षिता मेरी माँ के सामने चुप खड़ी थी। उसकी यही आदत मुझे पसंद आई थी, जिसकी वजह से मैंने उससे विवाह किया था। उस समय मेरी समझ में यह ना आया कि यह तो एक गरीब परिवार से है, तो दहेज कैसे लाएगी। अब जब वो मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ चुकी तो मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास होता है। कॉलेज के टाइम न जाने कितनी अमीर अमीर लड़कियां मुझ पर मरती थीं, मगर मैंने उन्हें कोई भाव न दिया, क्योंकि मैं तो हर्षिता के रंग रूप का दीवाना हो गया था। और प्रेम में पड़कर मैं तो यह भी भूल गया कि वो खाली हाथ आएगी, क्योंकि मैं उसके आर्थिक हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। मगर उस समय मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बन गई थी। अब मुझे वो बिल्कुल भी पसंद न आती। उसके पास तो ढंग ढंग की साड़ियां भी न थी। जब भी मैं घर आता तो पुरानी सी साड़ी पहने नौकरानी की तरह घर का काम करती रहती। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जब लड़की विवाह करती है तो उसके साथ उसके पास नई नई साड़ियाँ होती हैं, मगर हर्षिता के माता पिता ने तो उसे अच्छे कपड़े भी ना दिए। मैं भी माँ और हर्षिता की ओर चल दिया, मगर कुछ बोला नहीं, चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। माँ कह रही थी कि हर्षिता, तुम निकल जाओ हमारे घर से। मैं अपने विक्रम का एक और विवाह करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारा घर भर देगी। यह सुनकर हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। वो नम आंखों के साथ मेरी ओर देखने लगी, मगर मैंने उसकी ओर ना देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं फिर से बहक जाऊंगा और माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। मगर मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू न रख पाया। हर्षिता, तुम जाओ अपने कमरे में। माँ और हर्षिता का झगड़ा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए मैंने हर्षिता को कमरे में भेज दिया। वो भी मेरी बात मानकर कमरे में चली गई। माँ अब मुझ पर गुस्सा कर रही थी। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम मुझे इस भिखारिन को घर से निकालने क्यों नहीं देते? यह हमारे किसी काम के नहीं है। परसों ही शुक्ला जी के बेटे की शादी हुई है। मैं उनकी बहू के मुख दर्शन पर गई तो देखकर हैरान रह गई। उनकी बहू तो सोने से लदी हुई थी और उनका सारा घर भी नए फर्नीचर से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी बहू तो अपने सास ससुर के लिए भी नया फर्नीचर लाई है। उसने सारे घर का नक्शा ही बदल दिया है। आखिर हम कब तक यूं ही पुराने सामान को इस्तेमाल करते रहेंगे? मेरा भी मन करता है कि मेरी बहू आए और हमारा घर सामान से भर दे। तुम्हारी तो नौकरी इतनी अच्छी नहीं कि तुम खुद ही यह सब खरीद सको, तो फिर हमें कोई उपाय ही करना पड़ेगा। माँ फिर से मुझे समझा रही थी और मैं भी उनकी बातें अच्छी तरह समझता था, मगर ना जाने जब भी मैं हर्षिता की ओर देखता तो माँ की बातें भुला देता। मेरा मन करता कि वो मेरे पास रहे, मगर कभी कभी जब मैं लोगों के घरों में देखता तो मेरा मन करता कि मेरे घर में भी नया फर्नीचर और अन्य सामान आए। मैंने कई बार हर्षिता से भी इस बात का जिक्र किया कि वो अपने
पिता माता पिता से कहे कि वे उसे दहेज दें। इस तरह वो इसी घर में रहेगी। मगर वो कहती है कि उसके माता पिता बहुत गरीब लोग हैं, उसके पास कुछ नहीं है तो वो कहाँ से देंगे। मुझे उसकी बात पर बड़ा क्रोध आता है कि आखिर यह क्यों अपने माता पिता से बात नहीं करती। मुझे यकीन था कि अगर यह अपने माता पिता से बात करेगी तो वे भी कुछ न कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी अपने घर में अपने पति के साथ खुश रहे। मगर हर्षिता ने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं और मेरी बातों को टाल देती। इसी तरह दिन ब दिन हमारे झगड़े बढ़ते गए। अब तो मैं भी अपनी माँ का पूरा साथ देता और हर्षिता पर दबाव डालता कि अपने माता पिता के घर से दहेज ले आओ, वरना कुछ दिन के अंदर ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आंसू बहाती रहती। मगर जवाब मेरा क्रोध आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था, क्योंकि मैं अभी अभी अपने दोस्त के घर से वापस आया था। वहां पर उसके टीवी कक्ष में बड़ा सा एलईडी लगा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा कि मेरी पत्नी दहेज में लाई थी। उस समय मुझे खुद पर क्रोध आया कि मैंने हर्षिता से शादी क्यों की और उन लड़कियों को और उन अमीर लड़कियों से क्यों न जाने की जो मुझ पर मर मिटती थीं। मैंने आते ही हर्षिता का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर बाहर ले आया। माँ पिताजी भी टीवी कक्ष में बैठे कोई कार्यक्रम देख रहे थे। उनका चेहरा दूसरी ओर था, इसीलिए वे मुझे न देख पाए थे। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि मेरे माँ पिताजी कितनी छोटी सी टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं? अगर तुम दहेज में एक बड़ा सा टीवी लाती तो आज मेरे माता पिता इस छोटे से टीवी पर नजर ना गड़ाए बैठे होते। मैंने उंगली से टीवी की ओर इशारा किया तो वह भी उधर ही देखने लगी। हम दोनों का शोर सुनकर माँ पिताजी भी हमारी ओर देखने लगे थे। विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बहू को परेशान कर रहे हो? पिताजी हर्षिता की तरफदारी कर रहे थे। वे तो हर समय उसकी तरफदारी ही करते रहते थे, मगर मेरी माँ को और मुझे यह पसंद न आता। पिताजी पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैं अभी अपने दोस्त के घर से आया हूँ? उसके घर में इतना बड़ा एलईडी लगा हुआ है और आप देखिए हमारे घर में मेरे बचपन का टीवी पड़ा है। मगर हर्षिता भी दहेज में टीवी लाती तो आज हमारे घर में भी नया टीवी होता। मैंने पिताजी को सारी बात बताई। वो कहने लगे कि विक्रम बेटा, अगर हर्षिता टीवी नहीं लाई तो तुम खुद ही टीवी खरीद लाओ। जरूरी तो नहीं कि बहू ही दहेज में टीवी लाती। उस समय मुझे उनकी बातें जहर लग रही थी। क्या वे मेरे हालात से वाकिफ न थे जो मुझे टीवी लाने का कह रहे थे? मैं बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा चला रहा था। इस तरह के शौक पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे न थे, मगर उन्हें तो सिर्फ होशियारी पड़ी रहती और अपने बेटे की कोई परवाह नहीं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बेटा सारा दिन घर से बाहर रहकर मेहनत करता है और जो कमाता है उसी में ही घर चलाता है। उसकी पत्नी के तो खर्चे ही पूरे नहीं होते कि यह किसी और के बारे में सोचे। माँ अब मेरा साथ देने लगी थी। मुझे अपनी माँ पर बड़ा प्यार आया। वो हर समय ही मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहती। मगर पिताजी हमेशा हर्षिता का साथ देते थे और उस समय विवेक यही कर रहे थे। हर्षिता चुपचाप आंसू बहाती हुई वहीं पर खड़ी थी। मैंने शालिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहा तो मम्मा के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, सासू माँ, मुझे घर से मत निकालें, और अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे माता पिता यह दुख सह न सकेंगे। उनकी अब उम्र नहीं कि वे इतने बड़े दुख को सहे। मैं कल अपने माता पिता के घर जाऊंगी और टीवी ले आऊंगी। हर्षिता गिड़गिड़ाकर माँ के कदमों में बैठी टीवी लाने को कह रही थी। इस बात पर तो मेरी आंखें खिल गईं। मैंने माँ को आंख से इशारा किया तो वे भी चुपचाप बैठ गईं। अब मुझे इस बात का इंतजार था कि कब हर्षिता अपने पिता के घर जाए और टीवी लेकर आए। वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी, मगर मुझे इस सब से कोई परवाह न थी। मुझे तो सिर्फ कल का इंतजार था। मैंने हर्षिता से कह दिया कि कल मैं दफ्तर से जल्दी आ जाऊंगा और उसे उसके पिता के घर छोड़ आऊंगा। मगर वो कहने लगी कि वो खुद ही चली जाएगी, तो मैं भी चुप हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? वैसे भी मेरे पास समय न था कि मैं उसके साथ उसको छोड़ने जाता।
मैं हर्षिता को खाने का कहकर अब अपने कमरे में पहुंच गया और वो रसोई घर की ओर चल दी, क्योंकि मैं अभी भी वापस आया था। मेरा भूख से बुरा हाल था, मगर मेरे सिर पर तो टोपी सलवार सवार थी। इसीलिए मैंने आते ही पहले टोपी का इसीलिए मैंने आते ही पहले टीवी का मामला हल करना जरूरी समझा। खाना तो मैं बाद में भी खा सकता था। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मेरा मन चाहता कि समय बड़ी तेजी से गुजरे और जब कल का दिन आए तो हमारे घर में बड़ा शानदार टीवी मौजूद हो। हर्षिता मेरे लिए खाना भी ले आई थी। खाना देकर वो जाने लगी तो मैंने उसे वहीं पर रोक लिया। तुम्हें अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं? यह नहीं कि पति दफ्तर से थका हारा आया है तो उसकी टांगे ही दबा दो। मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए हर्षिता से कहा। वो मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ गई और वहीं पर बैठकर मेरे खाना खाने का इंतजार करती रही, क्योंकि मैंने उससे कहा कि खाना खाने के बाद ही मैं आराम करूंगा और वो मेरे पांव दबाएगी। मैं हैरान था कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान पर मैं भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि दिल में अभी भी कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत की चिंगारी मौजूद थी। मगर उसके खाली हाथ उस मोहब्बत की चिंगारी को दबाए हुए थे। वो तो अपने साथ 2-3 साड़ियों के अलावा कुछ न लाई थी। यहाँ तक कि अपनी जरूरत का सामान भी न लाई थी। वो सब भी मुझे ही लाना पड़ा था। इसीलिए ही मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। और वैसे भी मेरे दोस्त तो हर समय ही मुझे चिढ़ाते रहते, क्योंकि उनकी पत्नियां तो दहेज में बहुत कुछ लाई थी। अब मैं खाना खा चुका था और वहीं पर ही लेट गया। हर्षिता मेरे पांव दबाने लगी थी। मुझे बड़ा आराम महसूस हो रहा था। अब मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि एक एक करके दहेज की चीजें भी ले लूंगा और हर्षिता को भी अपने पास ही रख लूंगा। ना जाने मुझे कब नींद आ गई और वो वहां से चली गई। मगर जब मेरी नींद खुली तो वो वहां पर मौजूद न थी। अब शाम होने वाली थी। मेरा मन चाहता कि फिर से सो जाऊं और जब मेरी आंख खुले तो सुबह हो चुकी हो और हर्षिता अपने पिता के घर टीवी लाने के लिए निकल गई हो। मगर मुझे तो अब नींद ही ना आ रही थी, क्योंकि मैं कब से सोया हुआ था। अब सो सोकर थक गया, इसलिए मैं भी उठकर नीचे माँ पिताजी के कमरे में आ गया। पिताजी वहां पर मौजूद न थे। माँ बैठी थी। वे बहुत खुश थी। कितनी देर हम दोनों माँ बेटे बातें करते रहे। हमने बहुत सारी चीजों की सूची बना ली थी। हमने सोचा था कि एक एक करके हर्षिता से सब कुछ ले ही लेंगे। माँ ने वो सूची अपने पास संभाल ली। टीवी के बाद अब हमें हर्षिता से गाड़ी की मांग करनी थी, मगर अभी तक पहला चरण ही पूरा न हुआ था। उसी का तो इंतजार था। हर्षिता की आवाज पर हम दोनों बाहर पहुंच गए, क्योंकि वो रात के खाने पर हमें बुला रही थी। उसने आज बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया, मगर मैंने उसकी तारीफ न की, क्योंकि मैं उसे सिर न चढ़ाना चाहता था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर पत्नी की तारीफ की जाए तो वो सिर चढ़ जाती है, और अगर मैं उससे प्यार से बातें करता तो मुझे डर था कि कहीं वो टीवी लाने से मना न कर दे। हम खाना खा चुके थे और मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। मगर न जाने कितनी ही देर में हर्षिता रसोई से बाहर न निकली, क्योंकि उसे रसोई भी साफ करनी होती थी। उसके बाद ही वो सोने के लिए आती। कितनी ही देर में मैं उसका इंतजार करता रहा, मगर वो ना आई तो मैं भी सो गया। सुबह को जब मेरी आँख खुली तो हर्षिता बिस्तर पर मौजूद न थी, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाती और मेरे लिए नाश्ता चाय बनाती। मैंने देखा कि उसने अब मेरे कपड़े भी निकाल कर रख दिए थे। कपड़े उठाकर मैं बाथरूम में घुस गया, क्योंकि अब दफ्तर में जाते में थोड़ा ही समय रहता था। थोड़ी ही देर में मैं तैयार होकर नीचे आ गया। देखा कि हर्षिता नाश्ता तैयार किए मेरा ही इंतजार कर रही है। माँ पिताजी अभी सोकर न उठे थे, क्योंकि मैं जल्दी दफ्तर चला जाता था और वे लोग देर से उठते थे। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मैंने हर्षिता से कहा कि अगर वो कहे तो मैं उसे उसके माता पिता के घर छोड़ता हुआ जाऊं, मगर वो कहने लगी कि अभी उसे घर के काम करने हैं, वो खुद ही बाद में चली जाएगी। तो मैं भी चुप हो गया। मैं नाश्ता कर चुका था। अब मैं मेज से उठने लगा तो हर्षिता ने मुझे आवाज दी। उसके हाथ में डिब्बा था जो मैं दफ्तर ले जाया करता था, मगर हर रोज ही मैं भूल जाता कि मुझे डिब्बा भी उठाना है। वो दरवाजे तक आकर मुझे वो डिब्बा पकड़ाती थी।
आज उसने मुझे वही मेज पर ही डिब्बा पकड़ाया क्योंकि वो पास ही खड़ी थी। मैंने उसकी ओर एक मुस्कान फेंक दी क्योंकि वो सच में मेरा बड़ा ख्याल रख रही थी, मगर मुझे उसके इस ख्याल रखने से कोई खुशी महसूस न हुई, बल्कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टीवी का इंतजार था। मैं चुपचाप वहां से निकल आया। सारा दिन दफ्तर में मेरा बेचैनी से गुजारा हुआ। जब मैं घर वापस आया तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि माँ ने मुझे बताया कि हर्षिता नया टीवी तो लाई है, मगर वह ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे पुराने टीवी से मिलता जुलता ही है। मेरा क्रोध आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। मेरा मन चाहता कि अभी जाकर हर्षिता का गला दबा दूं। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था, मगर वो वहां पर मौजूद न थी। माँ ने मुझे बताया कि वो पड़ोसन के घर गई हुई है। अब मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो पड़ोसन के घर से वापस आ गई। मुझे गुस्से में देखकर वह भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम्हारे माता पिता को शर्म न आई? इतना छोटा सा टीवी देकर तुम्हें फिर से यहाँ पर भेज दिया है। अगर मैं जानता होता कि तुम यह लाओगी तो उस दिन ही मैं माँ को न रोकता और आज तुम यहाँ पर मौजूद न होती, बल्कि अपने माता पिता की चौखट पर बैठी होती। आते ही मैं उस पर चिल्लाने लगा था, क्योंकि मुझसे मेरा गुस्सा काबू में ना हो रहा था। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी थी। मैंने माँ से कहा कि निश्चय ही आप आज इसे यहाँ से निकाल दें। मेरा इसे कोई लेना देना नहीं। वो मेरी बात सुनकर दौड़ती हुई आई और मेरे पैरों में बैठ गई। मैंने पैर से उसे धक्का दिया और स्वयं पीछे हट गया। मैंने माँ से कह दिया कि इसे धक्के से मारकर घर से निकाल दें, और मैं बहुत जल्दी तलाक के कागज से इसे भिजवा दूंगा। मेरी इस बात पर तो हर्षिता जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जान चुका था कि मेरे सारे सपने ही चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो इतनी बड़ी सूची बनाई थी वो तो अभी बाकी थी, और हर्षिता पहली चीज ही ऐसी लाई कि मेरा तो मन ही टूट गया। उसके बाद मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। अभी मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था, देखा कि माँ ने उसे घसीट कर बाहर निकाल रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो मेरी ओर भी देख रही थी, मगर मैं उसकी ओर ना देखना चाहता था। जाते जाते उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि एक दिन न्याय जरूर होगा। उसके बाद मैं कमरे में आ गया और मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन के अंदर अंदर मैंने तलाक के कागज तैयार करवाए, उसके घर भिजवा दिए। उसके बाद मैंने उससे कोई संपर्क न रखा। अब माँ और मैं दूसरे विवाह की योजना करने लगे। माँ ने मुझसे कहा कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो अपनी पसंद माँ को बता दो, मगर मैंने यह मामला अपनी माँ पर छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढे जो अपने साथ करोड़ों का दहेज लाए। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि विक्रम, तुम चिंता ना करो, मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे घर को दहेज से भर देगी। पिताजी उन दिनों अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे। मैंने शुक्र माना कि वे घर पर नहीं हैं। अगर वे घर पर होते तो मुझे हर्षिता को निकालने न देते। मेरी माँ लड़की ढूंढने के काम पर लग गई और मैं नियमित रूप से दफ्तर जाने लगा और दिन गिनने लगा कि कब मेरा दूसरा विवाह होगा और हमारा घर भी दूसरों के घरों की तरह सामान से भरा होगा। मगर इस सब में अभी बहुत समय था, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि वे बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही मेरा विवाह करेंगे, क्योंकि पहले भी वे धोखा खा चुकी हैं। मैं भी अपनी माँ की बात पर चुप हो गया, क्योंकि वे सच ही कह रही थी। पहले भी मेरी जिद के आगे बेबस होकर उन्होंने मेरा हर्षिता से विवाह करवाया था। जब पिताजी घर वापस आए तो उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया, मगर यह सब कुछ उन मगर वो अब कुछ न कर सकते थे, क्योंकि हर्षिता और मेरी तलाक हो चुकी थी। तो वो भी चुप हो गए, मगर उन्होंने मुझे कुछ दिन बड़ा परेशान किया। वो मुझसे कहते थे कि हर्षिता बड़ी अच्छी लड़की थी, उसने सारे घर को संभाल रखा था। अब देखना कैसे घर का ढांचा बिखरता है। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देता और अपने काम से काम रखता, मगर दिन ब दिन घर के हालात मेरी समझ में आते गए। जब मैं दफ्तर से वापस आता तो खाना न बना होता, क्योंकि माँ की अब ऐसी उम्र न थी कि वह ऐसे काम कर सकें। मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ता, और माँ पिताजी के लिए भी मुझे ही खाना बनाना पड़ता।
अब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। पहले दफ्तर में रहकर काम करता और जब घर आता तो यहाँ पर भी मुझे ही काम करना पड़ता। मैंने माँ से कहा कि वो अब जल्दी से मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ले। अब मुझसे और काम नहीं होते। तो वो कहती कि बेटा ज़रा धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हम जल्दबाजी में फिर से कोई गलती नहीं करना चाहते थे। तो मैं उनकी बात पर चुप हो जाता था। अब हर्षिता को इस घर से गए हुए लगभग 2 महीना हो चुका था, मगर अभी तक मेरा दूसरा विवाह न हुआ था। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो माँ ने मुझे मिठाई खिलाई और कहने लगी कि विक्रम बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता एक बड़े अमीर परिवार से कराई हूँ। वो इतना दहेज देंगे कि तुम खुश हो जाओगे कि आज तक इतना दहेज सारे मोहल्ले ने किसी की बहू न लाई होगी। माँ ने मेरे मुंह में लड्डू डालते हुए कहा, यह सुनकर तो मेरी खुशी की कोई ठिकाना न रहा। माँ ने मुझे बताया कि लगभग 15 दिन के बाद मेरा अनन्या से विवाह होगा और उसके बाद हमारे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो 15 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। 15वें दिन अनन्या दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वो अपने साथ इतना सब कुछ लाई थी कि सारे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी कह रहे थे कि विक्रम की पत्नी तो दहेज में इतना कुछ लाई है जो आज तक कोई नहीं लाया। वो दहेज में एक बड़ी सी गाड़ी भी लाई थी और सोना तो इतना लाई थी कि हम देखकर ही हैरान रह गए। मैं आज तक बहुत खुश था। माँ पिताजी भी बहुत खुश थे क्योंकि एक बार फिर से मेरा विवाह हो चुका था। समय तो बड़ी तेजी से बीतने लगा और ऐसे ऐसे राज मुझ पर खुले कि मैं हैरान रह गया। अनन्या के पिता ने उसके नाम पर एक घर भी कर रखा था और एक जमीन का टुकड़ा भी उसके नाम पर था। इसके अलावा वो एक मकान की मालकिन भी थी। इस सब के बारे में मैं पहले न जानता था। हमारा घर नए फर्नीचर से भर चुका था। नए सोफे देखकर तो मेरी माँ बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत समय से ही ऐसे सोफे खरीदना चाहती थी, मगर मेरी हैसियत न थी और अब बिना पैसे लगाए ही उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब हमारी शादी को एक हफ्ता हो चुका था, मगर मैंने महसूस किया कि अनन्या मुझसे कुछ खींची खींची सी रहती है। मैं अपने कमरे में सो रहा था। जब मैं उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि मैं दफ्तर से आते ही सो गया था। मैंने अनन्या को आवाज़ दी कि मेरे लिए खाना ले आओ। तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। खाना चाहिए तो खुद रसोई में जाकर ले लीजिए। मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है और उसके लिए तैयार भी होना है। यह कहकर वो बाथरूम में नहाने घुस गई। उसके तेवर देखकर तो मैं परेशान रह गया। अचानक से मुझे हर्षिता का ख्याल आया जो मेरे खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी और मेरे माँ पिताजी के काम भी वही करती थी। मगर अनन्या ने तो मुझे खाना देने से मना कर दिया। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि वो नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए यह काम नहीं करती। मगर अब उसे इस घर में रहते हुए इतने दिन हो चुके थे कि उसे काम करना चाहिए था, मगर वो तो काम करने से मना कर रही थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं। मैं समझ चुका था कि अनन्या घर का कोई काम नहीं करने वाली। फिर से ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। मगर मैं कहीं न कहीं खुश भी था क्योंकि हमारा घर आधुनिक फर्नीचर से भर चुका था और फिर अब तो हमारे पास गाड़ी भी थी। उस रात अनन्या बहुत देर से घर वापस आई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको बताने की बंधन में नहीं हूँ, और हाँ, अगर आगे से आपने मुझसे पूछा तो मैं अपने पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी। उसके पिता के बारे में सुनकर तो मैं चुप हो गया क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो मुझे पलक झपकते ही नौकरी से निकलवा सकते थे। मैंने अनन्या से कुछ न कहा और चुप्पी साध ली। जब मैं सुबह उठा तो वो मेरे पास ही सोई हुई थी। मैंने घड़ी पर समय देखा तो मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि दफ्तर जाने में अब थोड़ा ही समय रह गया था। मैंने अनन्या को जगाना चाहा कि वो तैयारी होने में मेरी मदद कर दे क्योंकि उसने मेरे कपड़े भी प्रेस करके ना रखे थे। मगर वो तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से उठाने की। क्या आप नहीं जानते कि मैं रात देर से वापस आई थी और मैं बहुत थकी हुई हूँ। कृपया आप शोर मत कीजिए और अपना काम खुद ही कर लीजिए। यह कहकर वो सिर तक कंबल ओढ़कर सो गई और मैं पछतावे की न जाने कितनी गहराई में जा गिरा। मेरा मन बार बार हर्षिता के बारे में सोचने लगा था।
जब भी मैं उठता तो मेरे कपड़े प्रेस होते थे और नाश्ता भी तैयार होता। वो तो मुझे टिफिन भी देती थी। मगर अनन्या तो मेरे लिए कुछ भी न करती। वो सुबह देर से उठती है और जब मैं दफ्तर से वापस आता तो वो पार्टी में जाने के लिए तैयार होती और वहाँ से भी रात देर गए वापस आती। अब यह रोज का नियम बन चुका था। एक बार मैंने उससे गाड़ी मांगी तो वो कहने लगी कि यह गाड़ी आपके पिता की नहीं है, यह गाड़ी मुझे मेरे पिता ने दी है और मैं ही इसे इस्तेमाल करूंगी। आप जैसे पहले आते जाते थे वैसे ही गुजारा चलाएं। मैं तो पहले टैक्सी से दफ्तर आता जाता था। जब से हमारी शादी हुई थी तो मैंने सोच रखा था कि मैं अब गाड़ी पर दफ्तर जाऊंगा, मगर उसने तो आज तक मुझे गाड़ी को भी हाथ न लगाने दिया। माँ तो अब भी खुश थी क्योंकि घर फर्नीचर से भरा हुआ था, मगर वो ये ना जानती थी कि उनके बेटे का मन उदास है। मैंने भी उन्हें कुछ ना बताया और चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगा, क्योंकि यही मेरी किस्मत थी। एक दिन मैं दफ्तर से थका हारा आया तो अनन्या मुझसे कहने लगी कि मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर दबा दो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर वो अपने पति को सिर दबाने के लिए कैसे कह सकती है। हर्षिता तो हर समय मेरी टांगे दबाती थी। आज तक उसने कभी भी मुझे अपना कोई काम करने के लिए न कहा था। मगर अनन्या तो मुझसे बिल्कुल ही उलट थी। उसे अपने पिता की दौलत का घमंड था और वो हमें अपना नौकर समझती थी। हम भी उसकी दौलत के आगे चुप हो जाते, क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी उससे लाभ मिला था। मैं चुपचाप अनन्या की बातें सह लेता था। वो तो मुझे पति का स्थान ही नहीं देती थी। जब भी मैं उससे कुछ कहता तो मुंह फुलाकर बैठ जाती। मुझे उसकी नाराजगी से बड़ा डर लगता था, क्योंकि जब भी वो नाराज होती तो यही धमकी देती कि मैं अपने पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी। तो मैं मुंह बनाकर रह जाता। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। अब हमारा एक बेटा और बेटी भी थे, मगर अनन्या अब भी मेरी कोई इज्जत ना करती, मुझे अपना नौकर ही समझती। मगर यह सब कुछ मैंने सह लिया था। मुझे तो केवल और केवल उसकी संपत्ति से मतलब था, और मैं जानता था कि उसकी संपत्ति अगर मेरी नहीं हुई तो मेरे बच्चों की तो जरूर होगी। अब मुझ पर घर का कोई दबाव न था। चाहे मैं अपनी तनख्वाह घर में खर्च करूं या ना करूं, सामान और अन्य खर्चे तो अनन्या ही उठाती थी, क्योंकि उसके पिताजी के बिजनेस में उसके हिस्से थे, जहां से उसे हर महीने उसके हिस्से के प्रॉफिट मिल जाता। उसे तो इस सब की जरूरत ही न होती तो वह माँ के हाथ में दे देती थी। माँ उससे घर की चीजें खरीद लेती थी। हमारा घर बड़ी आसानी से चल रहा था, मगर कभी कभी मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती। एक बार अनन्या मुझे अपने साथ पार्टी में ले गई। वहाँ पर बड़े अमीर अमीर लड़के आए हुए थे। मैं अनन्या के दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। अनन्या भी वहीं पर मौजूद थी, मगर वो एक लड़के से बड़ी खुलकर बातें कर रही थी। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा न लगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बातें कर रही है, मगर उसे तो मेरी कोई परवाह ही न थी। मेरी आंखों के सामने ही किसी दूसरे से ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे मैं नहीं वही उसका पति हो। हम वहीं पर खड़े थे। वेटर जूस लेकर आया और एक एक करके सबने गिलास उठा लिए। अनन्या जरा दूर खड़ी थी। मैंने गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। वो जो हाथ हिलाकर बातें कर रही थी, उसका हाथ जूस के गिलास से टकराया और जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। वो गुस्से से चिल्लाने लगी और मेरी वो बेइज्जती की कि मैं छुपाकर मुंह छुपाकर रह गया। उसने अपने दोस्तों का भी ख्याल न किया और मेरी इतनी बेइज्जती की कि मेरा मन चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, मगर वो एक अमीर बाप की बेटी थी। मैं कुछ भी करने की योग्य न था, इसीलिए अपने गुस्से पर काबू किए वहीं पर खड़ा रहा। मैं देख रहा था कि उसके सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं। वो भी अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसे मेरी कोई परवाह न थी। वो तो मुझे अपने नौकर से ज्यादा ना समझती थी। मेरा मन किया कि मैं उसे अकेला ही वहीं छोड़कर घर पर आ जाऊं, मगर मैं ऐसा ना कर सका और उसके खाली होने का इंतजार करता रहा। अब रात बहुत हो चुकी थी, मगर अनन्या का कोई पता न था। मैं तो एक कुर्सी पर आकर बैठा उसका इंतजार करने लगा, मगर वो अभी तक ना आई थी। मैंने उसे कॉल भी मिलाई, मगर उसका फोन बंद जा रहा था।
मैंने सबसे पूछा मगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी न थी। अचानक से मैंने उसी लड़के से पूछा जिससे वहाँ अनन्या बातें कर रही थी, तो वो कहने लगा कि अनन्या को तो घर गए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे घूरा था, जैसे बता रहा हो कि मेरी पत्नी मुझे बताए बिना और मुझे अपने साथ बिना ही घर चली गई। मुझे अनन्या पर बहुत गुस्सा आया। मैं पार्टी से बाहर निकल आया और रिक्शा करके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि वो अपने कमरे में सो रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाई, मगर वो सो चुकी थी, इसलिए मैं उसे बात ना कर सका। और जब सुबह हुई तो मुझ में बात करने की हिम्मत ही न थी, क्योंकि मेरा क्रोध अब समाप्त हो चुका था। और मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कोई ऐसी वैसी बात की तो वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, मगर अब भी अनन्या के मन में मेरी कोई इज्जत न थी। अब मुझे उसकी कोई परवाह भी न थी। मैंने अपनी जवानी के दिन उसकी गुलामी करते करते गुजार लिए थे। हमारा बेटा 14 वर्ष का था और बेटी 10 वर्ष की। अचानक से एक दिन मैं जब दफ्तर से वापस आया तो देखा कि अनन्या घर पर मौजूद नहीं है और मेरा बेटा जमीन पर गिरा हुआ है। मेरी छोटी सी बेटी भी उसके पास ही बैठी थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। शायद वे अभी अभी स्कूल से लौटे थे, क्योंकि उन्होंने अपना स्कूल ड्रेस भी न उतारी थी। मैंने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की। उसके मुंह से रक्त निकल रहा था। मेरी माँ और पिताजी भी घर पर मौजूद न थे, क्योंकि वे तो कुछ दिनों से किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने अनन्या को कॉल की तो वो कहने लगी कि वो किसी पार्टी में है, अभी नहीं आ सकती। मुझे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे नैतिक की स्थिति के बारे में भी बताया था। तो वो कहने लगी कि मैं उसे अस्पताल ले जाऊं। वो थोड़ी देर में अस्पताल ही पहुंच जाएगी। फिर मैं नैतिक को लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर वहां जाकर तो ऐसी बात मालूम हुई कि मुझे विश्वास ही न आया। नैतिक को ब्रेन ट्यूमर था जो अब अंतिम अवस्था पर था। डॉक्टरों ने कहा कि उसका शीघ्र से शीघ्र उपचार कराना पड़ेगा, अन्यथा यह मस्तिष्क में ही फट जाएगा। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक अनन्या का कोई अता पता न था। मैंने उसे ना जाने कितनी कॉलिंग की, मगर वो बहुत देर के बाद आई। जब आई तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो भी घबराने लगी। हम पर अचानक से विपत्ति आ पड़ी थी। हमें धन की कोई कमी न थी। अनन्या ने डॉक्टर से कहा कि जितना भी खर्च हो हम करने के लिए तैयार हैं, मगर आप नैतिक को बचाने की कोशिश करें। डॉक्टर ने कहा कि अब गांठ बहुत अधिक बढ़ चुकी है, शल्य चिकित्सा ही अंतिम उपाय है। मगर डॉक्टर ने यह भी कहा कि वो आश्वस्त नहीं कि वो नैतिक की जान बचा भी सकेंगी या नहीं। डॉक्टर तो हम पर क्रोधित हो रहे थे कि आखिर हमने अपने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखा, आज तक उसकी बीमारी के बारे में क्यों न जान सके। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया और अनन्या मुंह पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम ही सारा दिन घर पर रहते थे तो तुमने नैतिक का ध्यान क्यों न रखा। मुझे इस पर बड़ा क्रोध आया। वो माँ थी और माँ का कर्तव्य बनता है बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो दफ्तर से थका हारा आता और आकर सो जाता। वो भी सारा दिन घर में न रहती थी, बल्कि अपने दोस्तों सहेलियों के साथ पार्टियां करती थी। हमारे बच्चे बेचारे तो अनाथों जैसी जिंदगी जी रहे थे। जब मैं दफ्तर से लौटता तो मैं ही उनको खाना वगैरह देता और उन्हें उनके कमरे तक मैं ही छोड़ कर आता था। अनन्या को तो बच्चों का कोई ध्यान ही न था। वो तो आज भी ऐसी जिंदगी जी रही थी जैसे वो अविवाहित हो। उसकी तो पार्टियां ही समाप्त न होती, मगर अब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का समय न था, बल्कि अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश करनी थी। हमने डॉक्टर से कह दिया कि चाहे आप जितना भी रुपया पैसा मांगे हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप हर स्थिति में नैतिक की जान बचाएं। अनन्या मुझे हॉस्पिटल छोड़कर घर पहुंच गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं कुछ देर आराम करूंगी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल आऊंगी। मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वह अपने बच्चे को इस स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकती है। मैं नैतिक के पास हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा। मेरा बेटा बेचारा बीमारी से न जाने कितने समय से जूझ रहा था और हम उसके बारे में जान ही न पाए थे। मेरी तो समझ में ही कुछ न आ रहा था कि आखिर कब से यह उसे बीमारी लगी।
फिर मेरे मन में एक चलचित्र चलने लगी। पिछले कुछ माह से नैतिक की तबीयत खराब रहने लगी थी। अनन्या वो अनन्या तो घर पर ही ना होती तो मैं नैतिक को बुखार की दवाइयाँ देकर सुला देता था, क्योंकि मेरी समझ में और कुछ न था। फिर रात में ही तबीयत भी संभल जाती तो मैं समझता कि बस मौसमी बुखार है, मगर मैं यह न जानता था कि मेरी लापरवाही आज हमें यह दिन दिखाएगी। मेरा मासूम सा बच्चा न जाने कितने समय से इस भयानक बीमारी से लड़ रहा था और हमें कुछ खबर ही न थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी नैतिक का कुछ उपचार चलेगा। लगभग एक सप्ताह के बाद उसका मुंह ऑन ऑपरेशन होगा, मगर ऑन ऑपरेशन की भी कोई गारंटी न दी गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब गांठ बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अनन्या दिन में कभी कभार हॉस्पिटल का चक्कर लगाती और फिर घर चली जाती। मैं पूरा सप्ताह अपने बेटे के पास ही रहा था। मुझे अनन्या पर बड़ा क्रोध आता। उसने मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी, मगर आज मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर हर्षिता होती तो आज मेरा यह हाल ना होता। वो तो मेरी बहुत इज्जत करती थी और मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान रखती थी। अनन्या तो मुझे अपना नौकर समझती थी। इसमें भी मेरी ही गलती थी। मैंने स्वयं ही हर्षिता को घर से निकाला था, और वो भी दहेज के लालच में आकर। आज मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अब हम उस पुराने घर में ना रहते थे, बल्कि अनन्या के पिता ने जो दहेज में घर दिया था, हम वहाँ आ चुके थे, क्योंकि अनन्या कहती थी कि वो पुराना घर उसे पसंद नहीं है। मुझे भी नया घर लेने की बड़ी इच्छा थी, मगर मेरे पास पैसे न थे, इसीलिए हम आकर नए घर में रहने लगे। मुझे बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि वो घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि भव्य महल जैसा बंगला था, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी था। मगर आज मुझे वो सारी चीज़ें फीकी लग रही थीं। एक क्षण के लिए मैं सोचने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताई है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी की गुलामी में गुजार दी थी, जो मेरी बिल्कुल भी इज्जत न करती और मुझे पति का दर्जा भी न देती थी। मगर अब क्या हो सकता था? मैंने यह ज़िंदगी अपने स्वयं ही चुनी थी। अब यह सब तो बदल तो नहीं सकता था। मुझे इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी थी। मगर मैं भी इंसान था। कभी कभी मेरे मन में यह कसक उठती कि अगर मैं अनन्या से विवाह न करता तो आज प्रसन्नता से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता, क्योंकि अनन्या से विवाह करने के बाद मुझे संसार की हर वस्तु तो मिल गई, मगर मेरी प्रसन्नता कहीं दब सी गई थी। मुझे किसी भी बात पर खुशी ना होती थी। आज नैतिक की ऑन ऑपरेशन थी। मैंने अनन्या को फ़ोन कर बुलाया तो वह कहने लगी कि वो सो रही है, थोड़ी देर बाद आएगी। बल्कि वो तो मुझे ही बातें सुनाने लगी कि मैं पिता होकर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। मुझे आश्चर्य हुआ कि गलती भी उसी की है और बातें भी मुझे सुननी पड़ी थी। मैंने क्रोध में आकर मोबाइल बंद कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, मगर अभी तक अनन्या का कुछ पता न था। कुछ ही देर बाद फिर अनन्या भी वहीं पर आ गई। वो भी नैतिक की तबीयत की वजह से बहुत अधिक परेशान थी, क्योंकि क्योंकि था तो वो उसका ही बेटा। अचानक से एक डॉक्टर हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा कि ऑन ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है, मगर उसकी फीस बहुत अधिक है और नैतिक की तबीयत पल पल बिगड़ती जा रही है। अनन्या ने डॉक्टर से कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाइए। जितने भी उसकी फीस होगी हम भरने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अनन्या ने तुरंत हामी भर ली, क्योंकि उसे धन की कोई कमी न थी। तो डॉक्टर किसी को फ़ोन मिलाता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक महिला डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाए ऑन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगी। हम समझ चुके थे कि यह वही डॉक्टर है जो हमारे बेटे की ऑन ऑपरेशन करने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद एक नर्स शलित से निकली और कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा आपको अंदर बुला रही हैं, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहती हैं कि आप दोनों में से कोई अंदर रहे, क्योंकि बाद में लोग डॉक्टरों पर ही दोष लगा देते हैं। नर्स की बात सुनकर तो मेरा दिल कांप गया, क्योंकि वे कह रही थी कि नैतिक की तबीयत बिगड़ रही है। मैंने अनन्या से कहा कि मैं अंदर जाता हूँ। मैं उस नर्स के साथ आईसीयू में आ गया। वहाँ पर 4 डॉक्टर्स मिलकर मेरे बेटे का सिर खोले खड़े थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मैं बहुत अधिक घबरा गया। ऐसा लगता था कि अभी मेरी सांसें रुक जाएंगी।
उन डॉक्टरों के साथ वो डॉक्टर भी खड़ी थी जो शायद विशेषज्ञ थी और हमारे कहने पर ही उसे बुलाया गया था। धीरे से उस डॉक्टर ने मुंह से मास्क उतारा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि हर्षिता थी। वो भी मेरी ही तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि जैसे भी सीने से बाहर ही निकल आएगा। मैं यह ना जानता था कि मेरे जीवन इस मोड़ पर भी ला खड़ा करेगा कि मुझे हर्षिता की सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे वो समय याद आने लगा जब मैंने उसे घर से निकाला था और वो मेरे पैरों में गिरकर मेरी विनती कर रही थी। अब भी वो बस मुझे घूर रही थी, अगर मुँह से कुछ न बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज उसका बदला पूरा हो गया हो, क्योंकि जाते समय वो कह कर गई थी कि एक दिन न्याय अवश्य होगा। मैं स्वयं पर नियंत्रण ना कर सका और जाकर उसके पैरों में गिर गया। हर्षिता, मुझे माफ कर दो। मेरा बदला मेरे मासूम बेटे से मत लेना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। मैं हाथ जोड़े उसके पैरों में गिरा हुआ था। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और नर्सें भी हमें देखने लगी थी। मैं देख सकता था कि वो आश्चर्य से मेरी तरफ घूर रहे हैं, क्योंकि वे मेरे और हर्षिता के संबंधों के बारे में कुछ न जानते थे। फिर हर्षिता ने डॉक्टर को संकेत किया तो उन्होंने मुझे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कह रहा था कि हर्षिता, मेरा बदला मेरे बेटे से मत लेना। तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। वो तो मेरी तरफ देख ही ना रही थी। मुझे गहन चिकित्सा आईसीयू के बाहर खड़ा कर दिया गया था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अनन्या भी मुझे देख रही थी और मुझसे पूछने लगी थी कि आखिर क्या हुआ है, मगर मैंने उसे कुछ न बताया, क्योंकि मुझ में तो साहस ही न था उसे अपने अतीत के बारे में बताने का। मैंने उसे आज तक हर्षिता के बारे में कुछ न बताया था, बल्कि वो तो मेरे पहले विवाह के बारे में भी न जानती थी। मगर मुझे यूं रोता चिल्लाता देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने उसकी किसी बात का कोई उत्तर न दिया। मुझे तो यह डर सताए जा रहा था कि हर्षिता अगर आज मुझसे बदला लेने पर आ गई तो मेरे बेटे की जान न बच पाएगी। 2 घंटे शल्य क्रिया जारी रही। उसके बाद गहन चिकित्सा कक्ष का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकल आए। मैं और अनन्या दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें शुभ समाचार दिया कि डॉक्टर हर्षिता ने नैतिक की जान बचा ली है। यह सुनकर तो मुझे अचरज का झटका लगा। जिस लड़की की जिंदगी मैंने उजाड़ दी थी, आज उसने मेरी इतनी बड़ी सहायता की थी। मैं तो पहले ही जानता था कि हर्षिता बहुत कोमल हृदय की स्वामिनी है, मगर मैं यह ना जानता था कि आज भी वो इतने बड़े दिल का परिचय देगी और मेरा बदला मुझे क्षमा कर देगी। सभी डॉक्टर्स अब जा चुके थे। हर्षिता भी जाने लगी, मगर मैंने उसे रोक लिया। अनन्या हम दोनों को देख रही थी मगर कुछ बोल न पाई। मैंने हर्षिता से पूछा कि आखिर मेरे घर से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था और वह यहाँ तक कैसे पहुँची। तो उसने मुझे बताया कि विवाह से पहले वो एमबीबीएस करना चाहती थी, मगर फिर उसका विवाह हो गया तो वो एमबीबीएस ना कर पाई। मुझसे तलाक के बाद उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी और एमबीबीएस करने के बाद उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो तो अनन्या के पिता से भी ज्यादा अमीर था। अब हर्षिता उसी के साथ जीवन बिता रही थी और वो अपनी जिंदगी में बहुत सुखी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने मेरी सहायता क्यों की, क्योंकि आज वो मुझसे बदला ले सकती थी। मैंने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। तो वो कहने लगी, मैं इतनी कठोर हृदय नहीं कि इतना पुराना बदला एक निर्दोष से बच्चे से लूं। और वैसे भी वो सब मैं भुला चुकी हूँ, क्योंकि मैं राहुल के साथ बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मुझे तो मेरा अतीत बिल्कुल ही भूल चुका है। यह कहकर वो वहाँ से चल दी। अनन्या अब सारी सच्चाई जान चुकी थी। वो भी चकित थी कि आखिर मैंने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई। वो मुझसे कितनी ही देर झगड़ती रही, मगर फिर हम दोनों अपने बेटे के पास आ गए। कुछ दिन नैतिक को अस्पताल में ही रखा गया, फिर हम उसे लेकर घर आ गए। अभी मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे पहले थी। मैं अनन्या के लिए सेवक से अधिक महत्व नहीं रखता था।
अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। अनन्या मेरे बच्चों के सामने ही मुझे अपमानित कर देती हैं। आज मुझे अनुभव होता है कि जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभार मनुष्य की कदर भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि धन तो आने जाने वाली चीज है। मगर जब एक कदर करने वाला इंसान ही मौजूद न हो तो इंसान को अपनी जिंदगी व्यर्थ लगती है। अब मैं अक्सर देर रात तक अकेले बैठा सोचता रहता था। मेरी उम्र अब 45 साल हो चुकी थी। बच्चे भी अपने अपने कॉलेज में व्यस्त थे। घर में सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, पैसा, लेकिन मेरा मन अब भी खाली था। अनन्या पहले जैसी ही थी। उसका रुतबा और उसका गुस्सा ज्यों क्या त्यों बना हुआ था। फर्क बस इतना था कि अब बच्चे भी उसकी आदतों के आदी हो चुके थे। मुझे याद है, एक रात मैं बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। तभी मेरी बेटी मेरे पास आई। वो बड़ी गंभीर थी। उसने मुझसे कहा, पापा आप खुश नहीं रहते ना? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोली, नहीं पापा, मैं सब समझती हूँ। मम्मी हमेशा आपको डांटती रहती हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप चुपचाप सह जाते हैं। क्या यह सब सही है? क्या यही शादी होती है? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे अपने जीवन का हर पल याद आने लगा। हर्षिता की याद, उसकी आंखों का दर्द, और फिर वो दिन जब उसने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं कुछ क्षण खामोश रहा। फिर मैंने बेटी का सिर सहलाया और कहा, नहीं बेटा, यह शादी वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। शादी में प्यार और इज्जत दोनों जरूरी होते हैं। अगर यह दोनों ना हो तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। मेरे बेटे नैतिक ने भी यह सब सुन लिया था। वो पास आकर खड़ा हो गया और बोला, पापा हम बड़े हो गए हैं। आप क्यों यह सब सहते हैं? अगर आप खुश नहीं हैं तो क्यों ना अपने लिए कोई नया रास्ता चुन लें? अब हम बच्चे नहीं रहे, हमें सब समझ में आता है। मैं उनके शब्द सुनकर सोच में पड़ गया। सचमुच अब मैं अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। क्यों मैं ही अपने बचे हुए साल दुख और अपमान में बिताने वाला था। उस दिन के बाद मैंने धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव लाना शुरू किया। मैं अब अनन्या की बातों पर चुप नहीं रहता। एक दिन जब उसने मुझे सबके सामने डांटना शुरू किया, मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अनन्या, बहुत हो चुका। मैंने अपनी जवानी तुम्हारी गुलामी में बर्बाद कर दी, मगर अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। मेरी यह बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। शायद पहली बार मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की थी। अनन्या भी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ देर मुझे देखती रही और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बच्चों ने पहली बार मुझे गर्व से देखा। नैतिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा हम आपके साथ हैं। उस रात मैं बहुत रोया। मुझे लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मैं अब अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद मैंने हर्षिता से मिलने का निश्चय किया। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि मैं उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। उसने मिलने के लिए हाँ कह दी। जब मैं उससे मिला तो मैंने कहा, हर्षिता, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो कभी नहीं होना चाहिए। मगर आज मैं सिर्फ तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। हर्षिता मुस्कुराकर बोली, विक्रम, जीवन में गलती हर कोई करता है, मगर हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। अब अपने जीवन को सहज लो, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने घर लौटकर अपने बच्चों को गले लगाया। अनन्या अब भी अपने घमंड में थी, मगर मैं बदल चुका था। अब मैं अपनी खुशी के लिए जीने लगा, बच्चों के साथ समय बिताने लगा, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने लगा। अनन्या को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैंने अब उसकी गुलामी छोड़ दी है। वो अब मुझसे उतनी कठोर बातें नहीं करती। शायद उसे भी बदलने का समय मिल रहा था। आज मैं संतुष्ट हूँ। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा सबक यह मिला कि रिश्तों में सम्मान सबसे ज़रूरी है। मैंने जब अपने बच्चों से खुलकर बात करना शुरू किया तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वे मुझे कितना समझते हैं। एक शाम हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी नैतिक ने कहा, पापा, आपने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया।
लेकिन एक बात पूछूं, क्या आप कभी किसी और से प्यार करते थे? उसका सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मेरे मन में हर्षिता का चेहरा कौंध गया। मैंने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं करता था। हर्षिता नाम की एक लड़की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसने दहेज नहीं लाया। मैं लालच में अंधा हो गया था। उस समय मुझे लगा था कि पैसा और शोहरत ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ में आता है कि उस समय मैंने जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आगे कहा, अगर मैंने उस दिन हर्षिता को नहीं छोड़ा होता तो शायद आज मेरा जिंदगी अलग होती। मैं एक अच्छा पति और इंसान साबित हो सकता था, मगर मैंने अपने स्वार्थ और समाज के डर से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बच्चे चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। फिर मेरी बेटी बोली, पापा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर आपको पछतावा है तो यही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आप अब हमारे लिए वैसे ही अच्छे पिता बने रहिए जैसे आप बन गए हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। कुछ समय बाद अनन्या भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने पहली बार मेरे सामने आकर कहा, विक्रम, शायद गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैंने भी हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। अपने अहंकार में मैं भूल गई थी कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। अगर तुमने मुझे मौका दिया तो मैं भी अपने आप को बदलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। आखिर इतने सालों बाद यह घर एक परिवार जैसा लगने लगा था। अब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाता हूँ। हम लोगों को समझाते हैं कि दहेज सिर्फ एक बुराई नहीं, बल्कि कई घरों को तोड़ने वाली बीमारी है। हर्षिता की यादें अभी मेरे दिल में हैं, लेकिन अब वे मुझे दुखी नहीं करती, बल्कि मुझे हर दिन याद दिलाती हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्तों में सबसे ज़रूरी है प्यार, भरोसा और सम्मान। आज मैं अपनी कहानी सबको सुनाती हूँ ताकि कोई और विक्रम अपनी गलती ना दोहराए। दहेज का लारा रिश्तों को तोड़ देता है। जीवन में असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि अपनेपन और इज्जत से आती है। अगर रिश्तों में सम्मान और प्रेम ना हो तो कितनी भी दौलत हो, जिंदगी खाली ही लगती है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।